सुंदरवन के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो आते जाते पक्षियों को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाया करता। उसकी लस्सी बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत तेज धूप थी, तो जंगल के आते जाते पक्षी तेज कड़कती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रहे थे। आओ आओ, ठंडी ठंडी लस्सी पियो और गर्मी को दूर भगाओ। जल्दी आओ और जल्दी पियो, गर्मी को दूर भगाओ ठंडी ठंडी लस्सी पीकर। अरे ला भाई, एक गिलास लस्सी तो पिला, बहुत तेज धूप में उड़ता आ रहा हूँ, मेरे तो पसीने छूट गए, जल्दी से दिमाग ठंडा कर। कालू कौवा उस कबूतर को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता है। कबूतर तो खुश हो गया था और पैसे देकर वहाँ से चला जाता। गर्मी के मौसम में कौवे की बिक्री बढ़ती जा रही थी, मुनाफा भी दोगुना हो गया था। कालू जी, लगता है इन गर्मियों में हम माला माल हो जाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी होंगे, और फिर हम ही जंगल के सबसे अमीर पक्षी होंगे। मैं तो कहती हूँ ये गर्मी और बढ़ जाए। हाँ गौरी, बात तो सही है, लेकिन दूध का दाम बढ़ गया है। मैं लस्सी में थोड़ा पानी करके बेचूंगा। वैसे गर्मियों में किसी को कुछ पता नहीं चलता, आते हैं गट गट पी जाते हैं। कालू, कहीं ज्यादा कमाई का लालच उल्टा ना पड़ जाए हम पर, संभल के होशियारी करना। मेरे सिवा कोई दूसरा लस्सी वाला नहीं है, तुम बेकार चिंता कर रही हो, देखना कुछ नहीं होगा। ऐसे कालू कौवा अब चालाकी करने लगता है। अब वो लस्सी में दोगुना पानी मिलाया करता। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली के साथ लस्सी पीने आता है। मर गई, आज तो बहुत गर्मी है, जल्दी से 2 गिलास ठंडी ठंडी लस्सी ला दे, थोड़ी बर्फ भी डाल देना, मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ मिट्ठू, अभी ठंडी ठंडी लस्सी देता हूँ, पीते ही तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा हुआ जो मेरी दुकान पर आ गए। फिर कालू कौवा दोनों के लिए लस्सी लाता है। वो जैसे ही लस्सी पीती तो उन्हें लस्सी के अंदर कोई स्वाद नहीं आता। छी कालू कौवे, ये कैसी लस्सी दी है, पीते ही मुंह खराब हो गया, ऐसा लग रहा है न पानी पी रहे हैं न लस्सी। हरियाली, अगर मेरी लस्सी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तू लस्सी पीना जानती ही नहीं है, पूरे जंगल में फेमस है मेरी लस्सी। मिट्ठू तोते, समझा देना हरियाली को, अगर लस्सी में नकल निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिट्ठू जी, आप चुप हो जाएं। कालू कौवे, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लस्सी बिल्कुल ही खराब है, चाहे तो आप पीकर देख ले और हमारे पैसे वापस करें। पैसे तो भूल जाओ और भागो यहाँ से, कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस झूठी लस्सी को क्या तुम्हारा बाप पिएगा? अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी दुकान पर ना आना। कालू कौवा तो उन्हें खरी खोटी सुनाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत चालाक था, वो झूठी लस्सी उठाकर सारे भगोने में डाल देता है। झूठी हो या सच्ची, मुझे थोड़ी ना पीनी है, गर्मी से बेहाल पक्षी सब पी जाएंगे। रानू बहन, वो कालू कौवा कुछ ज्यादा बनने लगा है, मैंने जरा सी लस्सी की बुराई क्या कर दी, खरी खोटी सुनाकर भगा दिया और पैसे भी ना दिए, बताओ, खामे खा की जबरदस्ती की। हरियाली बहन, वो जानता है पूरे जंगल में बस एक वो ही लस्सी वाला है, तो उसे 1-2 ग्राहकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है लस्सी की जरूरत पड़ने पर सभी को उसी के पास जाना है, तो मनमानी तो करेगा ही। लेकिन रानो बहन, इतनी मनमानी थोड़े ना चलेगी, वो लस्सी सच में बहुत खराब थी, पूरे गिलास में पानी भरा हुआ था, ऊपर से सिल्ली भी डाल दी थी। लेकिन हरियाली, हम क्या कर सकते हैं, वो किसी की मानने से भी ना रहा, जंगल में सबसे जिद्दी पक्षी है, ऊपर से वो गोरी भी लड़ाकू किस्म की है। हाँ रानो, ये तो आपने ठीक कहा, मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। रानो चिड़िया का एक चाय का ठेला था, जो इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही बंद था। तब उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, चाय का दूध सारा यूं ही खराब होता है, दिन में 2-4 पक्षी ही चाय पीने आते हैं, इससे तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ गर्मी गर्मी चाय बेचना बंद कर दे, कुछ और चीज बेचे। नहीं गुड़िया बेटी, अगर दूध बंद किया तो डेयरी वाला चील नाराज हो जाएगा और फिर हमें मिन्नतें करने पर भी दूध नहीं देगा। मैं दूध बंद नहीं करूँगी। फिर क्या मम्मा सारा दूध यूं ही खराब कर ले? अपनी बेटी की बात सुन रानू चिड़िया कुछ नहीं बोलती। अगले दिन भी ऐसा ही होता, उनकी 2-4 ही चाय बिची थी, मगर कालू कौवा पानी वाली लस्सी पिलाकर खूब पैसे कमा रहा था। उसकी कमाई दोगुनी चौगुनी हो रही थी, क्योंकि अनजान पक्षी चुपचाप लस्सी पीकर जाते। गर्मी भी जोरों की थी। हाँ, अब ये चाय नहीं बनाऊंगी, मैं भी लस्सी बेचना शुरू करूंगी, कम से कम दूध तो खराब नहीं होगा।
ऐसे विचार कर रानो चिड़िया सारे दूध को जमा देती है और अगले दिन अपने ठेले पर ठंडी ठंडी लस्सी बेचती। आज काफी सारे पक्षियों ने चिड़िया के ठेले पर लस्सी पी थी। उन्हें तो स्वाद ही आ जाता है और अब से वो चिड़िया के ठेले पर ही आने लगे थे। इससे कालू कौवे की दुकान पर ग्राहक जाना बंद हो जाते हैं। ये आजकल लगे बंधे ग्राहक कहाँ मर गए, कोई एक भी नहीं आता। लगता है पता करना पड़ेगा। हाँ, इसी चिड़िया से पूछ लेता हूँ। मुनमुन चिड़िया, आजकल तुम लस्सी पीने कहाँ जाती हो? मेरी दुकान पर तो आती ही नहीं, पहले तो दिन में 2 बार आया करती थी। कालू कौवे, तेरी लस्सी मजबूरी में पीनी पड़ती थी, लेकिन अब रानो चिड़िया भी लस्सी ही बेचती है और उसकी लस्सी एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट होती है। तेरी तरह नहीं, पानी ज्यादा लस्सी कम। अब से मैं तो वहीं पीती हूँ। और मैं क्या, जंगल के काफी सारे पक्षी वहीं जाते हैं। कालू मुनमुन चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? उस रानो ने लस्सी का ठेला खोल लिया। अब तो मेरी ये पानी वाली लस्सी कोई नहीं पिएगा। लगता है अब फिर से ईमानदारी पर आना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे कालू कौवा फिर से बढ़िया लस्सी बेचना शुरू करता है। पानी मिलाना उसका बंद हो जाता, लेकिन अब भी कई सारे ग्राहक तो रानो के पास ही जाते, क्योंकि रानो एक ईमानदार पक्षी थी। उसकी भी खूब कमाई होती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका धन्यवाद। एक छोटे से गांव में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो शिव जी की भक्ति किया करती और आज उसकी शादी होने वाली थी। माँ, अभी बारात आने में समय है, मैं तब तक शिव जी की आरती कराती हूँ। नहीं बेटी रानो, बारात हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए संध्या की आरती रहने दे। नहीं मम्मा, बिना आरती किए मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना बोलकर दुल्हन रानो आरती की थाली लेकर शिव मंदिर चली जाती है। रानो तेज उड़ते हुए शिव मंदिर पहुँच जाती है और पूरे तन मन से शिव जी की आरती करती। अच्छा पुजारी बाबा जी, आज मेरी शादी है, अब मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मैं निकलती हूँ। रानो बिटिया, शिव जी का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तू अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। फिर रानो चिड़िया घर लौटने लगती है। इधर बारात घर पहुँच गई थी और लड़के पक्षी की माँ बहुत गुस्से में थी। कहाँ है आपकी बेटी? हम लड़के वाले हैं, देख ले बुढ़िया, हमसे इंतजार करवाना भारी पड़ सकता है। बहन जी, मेरी बेटी खराश होना है, वो शिव मंदिर आरती करने गई है, बस आती ही होगी। वाह जी वाह, क्या सफेद झूठ बोला। भला अपनी शादी के दिन कौन आरती करने जाता है? चल टुन्नू बेटे, हम गलत लड़की के चक्कर में फंस गए, अब ये शादी कभी नहीं होगी। लड़के की माँ की ऐसी खरी खोटी सुनकर रानो के सारे पड़ोसी कहने लगते हैं, नाना बहन जी, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, बारात को वापस लेकर ना जाएं। रानो एक भोली भाली लड़की है, बस आती ही होगी। हाँ हाँ बहन जी, वो शिव जी की भक्त है और आज भी संध्या की आरती करने गई हुई है, बस आती ही होगी। आप ऐसे बारात लेकर ना जाएं। वहाँ खड़े सब पक्षियों की बात सुनकर बारात रुक जाती है। थोड़ी देर में ही रानो भी घर पहुँच जाती और दोनों की शादी हो जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल पहुँच जाती। हे भोले बाबा, मेरी बेटी को सुखी रखना, उसकी सास बड़े गर्म स्वभाव की है। रानो चिड़िया का ससुराल बहुत अमीर था। टुन्नू एक बैंक का मैनेजर था। इस बात का मम्मा सास को तो बड़ा ही घमंड था। रानो सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव जी की पूजा किया करती, मगर वो हैरान थी क्योंकि उसके ससुराल में पूजा करने के लिए कोई मंदिर नहीं था। माँ जी, घर में शिवलिंग नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करता क्या? देख बहू, हम मॉडर्न लोग हैं, ये पूजा पाठ का ढोंग नहीं करते। लेकिन माँ जी, मैं शिव जी की पूजा किए बिना कुछ नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती। सास बहू की ये सारी बातें टुन्नू चिड़ा भी सुन लेता है। वो गुस्से में बोलता, रानो, तुमने सुना नहीं, माँ ने क्या कहा? हम पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं करते और अब तुमको भी ये सब बंद करना होगा। बस सबके लिए खाना बनाओ, जो तुम्हारा काम है। अपने पति की बात सुनकर वो चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। ये सब देखकर मम्मा सास तो बहुत खुश होती। बेटे, तूने एकदम ठीक किया, पहली बार में ही धमका दिया, बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। माँ, अगर रानो आपकी कोई बात ना माने तो मुझे बताना, मेरे सामने भला इसकी इतनी हिम्मत जो आपको जवाब दे।
ऐसे वो दोनों माँ बेटा अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते, मगर रानो तो बहुत उदास थी। ये दोनों तो बड़े ही नास्तिक निकले, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूछते पूछते शिव मंदिर चली जाती हूँ, ये ठीक रहेगा। फिर रानो बहू पूजा के सामान के साथ शिव मंदिर चली जाती है और हर दिन की तरह पूजा पाठ करती। और ये बात मम्मा सास को पता लग जाती है। वो टुन्नू के घर आते ही लड़ाई करवा देती। बेटा, ये बहू तो बहुत बदतमीज है, हमारे मना करने के बाद भी शिव मंदिर गई और पूजा की, हम दोनों की कोई बात नहीं मानी। माँ जी, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और इसमें क्या बुराई है। मैं आपके सारे काम टाइम पर किया करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बेटा, ये तो बड़ी जाहिल निकली, हमारी बातों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, इसकी टांगे तोड़नी होंगी, जब देखेंगे ये पूजा पाठ करने कैसे बाहर जाएगी। फिर टुन्नू चिड़िया गुस्से में लाठी लाता है और रानो चिड़िया को बहुत मारता। दूर खड़ी मम्मा सास रानो को पिटते देखकर कमरा बंद कर देती और खाने पीने को कुछ नहीं देती। टुन्नू बेटे, सारी रात भूखा रहेगी तो कल ठिकाने आएगी, अब तू भी जाकर सो जा। वो दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। बेचारी रानो भूखी प्यासी कमरे में बंद रो रही थी। हे भोलेनाथ जी, मैंने आपकी बचपन से भक्ति की और आपने मुझे ये क्या फल दिया। इससे अच्छा तो मैं कभी शादी ही ना करती। बेचारी रानो ऐसे भूखी प्यासी पूरी रात रोती रोती बिताती। सुबह को टुन्नू दरवाजा खोलता है। देखो रानो, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। नहीं टुन्नू जी, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, पड़ी रहो यहीं। टुन्नू चिड़ा फिर से दरवाजा बंद कर देता है और घर से बाहर चला जाता। बुरी मम्मा सास भी किसी काम से बाहर चली जाती। तब रानो बहू को शिवजी दर्शन देने आते हैं। रानो बेटी, ये भोजन ग्रहण करो, तुमने कल से अन्न का दाना नहीं खाया, जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य होगी। अब मुझे नहीं जीना, इन बुरे ससुराल वालों के साथ नहीं जीना। बेटी रानो, अब तुम्हारे साथ सब कुशल मंगल होगा, चिंता ना करो। इतना बोलकर शिवजी गायब हो जाते हैं। रानो खुशी खुशी शिवजी का भोजन करती। थोड़ी देर में बुरी मम्मा सास घर आती है तो एक काला सांप उसके सामने फन फैलाए हुए था। सांप, सांप, मुझे मत काटना वरना मैं मर जाऊंगी। बेटा टुन्नू, जल्दी से इस सांप को मार दे, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। माँ, घबराओ नहीं, लाठी से सांप को मार देता हूँ, आप घबराओ नहीं। टुन्नू चिड़ा भागकर लाठी लाता है। उसी दौरान सांप बोलता है, सुनो दुष्टो, अब मैं तभी इस घर से जाऊंगा जब तुम दोनों पापी रानो को खुश रखोगे, उसे शिवजी की आराधना करने दोगे, मैं तभी जाऊंगा। बेटा, सांप तो बोलता है, जल्दी जाओ, रानो को कमरे से बाहर निकालो। टुन्नू भागकर रानो के कमरे की कुंडी खोलता है। सांप जी, हम रानो बहू को कभी नहीं मारेंगे, उसे कोई दुख नहीं देंगे, अब हमारे घर से चले जाओ। हाँ रानो जी, हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। आज के बाद आपको जो भी करना है वो सब करना, तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर काला सांप उनके घर से चला जाता है। उस दिन के बाद टुन्नू और मम्मा सास बिल्कुल बदल जाते। वो रानो के साथ खुद भी शिवजी की भक्ति करते और इस तरह से रानो की जिंदगी में सुख चैन आता। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका धन्यवाद। गौरी कवि एक गरीब माँ की बेटी थी, मगर उसके 100 अमीरों वाले थे। गौरी, कल मेरा रिश्ता पक्का हो गया, लड़का पक्षी बहुत सुंदर है, मेरे माँ पापा को भी पसंद है। रानो, तेरे होने वाला पति काम क्या करता है? मानू जी टायर पंचर की दुकान पे काम करते हैं। रानो चिड़िया की ये बात सुन गौरी कवि तो बड़ी जोर जोर से हंसती। क्या कहा तुमने रानो, जरा फिर से कहना। गौरी, मैंने कोई जोक नहीं मारा जो तुम इतने ठहाके लेकर हंस रही हो। रानो, अब हंसू नहीं तो क्या करूं, टायर पंचर का भी कोई काम है? अब तेरी जिंदगी तो पंचर हो जाएगी, सारी उम्र गरीबी में जीना। गौरी, शादी तो तुम्हारी भी होगी, मैं देखने जरूर आऊंगी। तुम्हारी शादी कितने अमीर पक्षी से होती है, देख लेना। मेरे लिए तो कोई राजकुमार कौवा ही आएगा, मैं ऐसे वैसे घर में शादी करूंगी ही नहीं। ऐसे वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। माँ, आपको पता है
रानू चिड़िया की शादी होने वाली है और लड़का पक्षी टायर पंचर का काम करता है। मेरी तो हंसी नहीं रुकी। गोरी बेटी, अच्छा ही तो है लड़के पक्षी का काम। मैं भी तेरे लिए ऐसा ही कमाऊ कौवा देखूंगी। माँ, बकवास बंद करो। मैं कोई एरे गेरे कौवे से शादी नहीं करने वाली। तो तू क्या राजकुमारी है जो तुझे राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा? हम गरीब हैं, ये याद रखना। गरीब कौवे से ही शादी होगी। गोरी कौवी माँ की तरफ मुंह सिकोड़ कर सो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल का मिट्ठू तोता गोरी के लिए रिश्ता लेकर आता। माँ जी, लड़का पक्षी हट्टा कट्टा है, शहर में नौकरी करता है, खुद का घर है, खेत खलियान भी है। गोरी वहाँ रानी बनकर रहेगी। बेटा तोता, मुझे कौवा फोटो में ही बड़ा सुंदर लगा। अगर उसे मेरी गोरी भी पसंद आए तो जल्द से जल्द शादी करा दे। ठीक है माँ जी, बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे बोल के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी बाहर से घर में आती है। ले गोरी बेटी, अपने पति की एक झलक देख ले, बड़ा ही सुंदर कौवा है। गोरी कौवी फोटो देखती है तो देखती रह जाती और फोटो अपने पास ही रख लेती है। दूसरे दिन वो रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी को चिढ़ाते हुए कहती है, देख लूसी रानो, मेरे स्मार्ट हैंडसम पति की फोटो। गले में सोने की चैन है, पंख में स्टाइलिश घड़ी और हीरो वाला चश्मा। अमीर की पहचान होती है ये चश्मा लगाना, तो ध्यान से देख। गोरी, अच्छा है, तेरा पति बहुत सुंदर है, लेकिन जो मेरा पति है वो मुझे प्यारा है। मैं दूसरों को देखकर चिढ़ती नहीं हूँ। गोरी, तू तो सच में अमीर घर में जा रही है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले से ही पता था मेरी शादी अमीर घर में होगी। तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। फिर कुछ दिन बाद गोरी कौवे की शादी कालू कौवे से हो जाती है। कालू कौवा गोरी दुल्हन को अपने घर में ले जाता। पति जी, आप ये मुझे किस खंडर में ले आए? गोरी, ये मेरा घर है, कोई खंडर नहीं है। क्या कहा? ये आपका घर है? मगर ये तो किसी गरीब का घर लगता है और आप तो अमीर हो। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, ये घर मेरा है। कालू, फिर वो सब क्या था? पंख में स्मार्ट वॉच, टोपी, चश्मा, गले में सोने की चैन। अच्छा, वो फोटो मैंने शौक में नकली चीजें पहनकर खिंचवा ली थी। मैं घूमने गया था। हाय, मेरी भाग फूट गई। किस गरीब से मेरी शादी हो गई। मैं नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने घर। मेरे साथ धोखा हुआ है। गोरी कौवी दुल्हन के जोड़े में ही अपने घर भाग जाती। कालू कौवा उसके पीछे पीछे जाता है। माँ, मेरी किस्मत फूट गई, मैं बर्बाद होगी। वो कालू एक नंबर का गरीब पक्षी निकला। गोरी बेटी, अब कैसा भी है तो तेरा पति। माँ जी, मेरा घर है, कोई रोड पे नहीं रहता। अपनी बेटी को चुपचाप मेरे साथ भेज दें। जा गोरी बेटा, कालू दामाद जी ठीक कहते हैं। फिर गोरी कौवी कालू के साथ घर वापस आ जाती है। कालू कौवा तो कुछ भी काम नहीं करता था, बस यहाँ वहाँ आवारा घूमा करता। अब गोरी ने एक अंडा भी दे दिया था। हाय राम, इस कालू को तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ये नहीं है कि कोई काम धंधा करे। बहुत जल्द घर में बच्चा आने वाला है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। देखते देखते ही गोरी का अंडा टूट जाता है। उससे एक बेटी कौवी बाहर निकलती। कालू, हमारी बेटी भूखी है, उसके लिए दूध लेकर आओ। गोरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं दूध? पैसे नहीं है तो काम क्यों नहीं करते? तभी तो पैसे आएंगे। मुझे काम नहीं करना, अगर तुमको करना है तो खुद करो। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गोरी तो सोचती ही रह जाती और काम की तलाश में चली जाती है। वो रास्ते में एक बड़ी दुकान के मालिक से काम मांगती है। साहब जी, मेरा पति बहुत बुरा है, कोई काम धंधा नहीं करता। घर में एक छोटी बेटी भूखी है, कृपया मुझे काम पर रख ले। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो रख लेता हूँ। सैलरी 3000 होगी। हाँ साहब जी, मुझे मंजूर है। फिर गोरी कौवी उस कपड़े की दुकान पर काम पर लग जाती। एक दिन रानो चिड़िया अपने पति के साथ उसी दुकान पर आई थी। गोरी तो उसे देखकर अपना चेहरा ढक लेती है। बहन जी, मेरी पत्नी के लिए मेहरून रंग की साड़ी दिखा दो। लो भाई, ये मेहरून रंग की साड़ियाँ हैं, कल ही नई नई डिजाइन आई हैं। ये आवाज तो मेरी सहेली गौरी की है। बहन जी, जरा आप अपना चेहरा दिखाना। रानो, तूने सही पहचाना, मैं गौरी हूँ। गौरी, आपकी शादी तो बहुत अमीर पक्षी से हुई थी, फिर यहाँ कैसे? सहेली, सब झूठ था। कालू गरीब होने के साथ एक नंबर का आवारा है, कोई काम नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ा। मेरी तो किस्मत फूट गई। गौरी, काम करने में कोई बुराई नहीं है,
तुम काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही हो, इसलिए आगे से कभी अपना चेहरा न ढकना। तुम कोई चोरी नहीं कर रही हो, जो शर्म करो। हाँ गौरी जी, अब मुझे ही देख लो, मैं टायर पंचर का काम करता हूँ। सब अपने परिवार की खातिर कमाते हैं, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। गौरी को टुन्नू रानो से बात करके अच्छा महसूस होता है और वो दोनों साड़ी खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। गौरी राहत की सांस लेती और अब खूब मन लगाकर काम करती। धीरे धीरे कालू कौवा भी सुधर गया था। वो अपने पत्नी बच्चों के लिए दाना कमा कर लाता और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आपने भाग 1 में देखा गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के लिए लड़की पक्षी देखने रानो चिड़िया के घर जाती है, मगर वो चंदा कवि को देखकर शादी से साफ साफ मना कर देती है और जग्गू को लेकर अपने घर चली आती। माँ, आप चंदा के घर से ऐसे क्यों चली आई और शादी से मना क्यों किया? जग्गू, मैं उस चंदा कवि को अच्छे से जानती हूँ, उसकी जबान कैंची से भी तेज चलती है। तू कोई और लड़की पक्षी पसंद कर ले, मगर मैं उस चंदा से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। इधर चंदा कवि ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। रानो चिड़िया तो उसे खूब समझा रही थी। बेटी, संभालो खुद को, तुम तो अच्छे से जानती हो वो गौरी कवि कितनी बुरी है। वो आपकी शादी जग्गू से कभी नहीं होने देगी, इसलिए बेहतर होगा तुम जग्गू को भूल जाओ। मौसी जी, इस सब में जग्गू का क्या कसूर था? वो तो मुझसे सच्चा प्यार करता है और गौरी आंटी चाहे जैसी भी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं जग्गू को नहीं भुला पाऊंगी। आप गौरी आंटी के घर जाएं, उन्हें मनाएं। हाँ मम्मा, चंदा दीदी ठीक बोलती है, हमें एक बार जाकर जग्गू की माँ से बात करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपकी खातिर चले जाऊंगी, मगर ऐसे जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं किए जाते। ऐसे वो तीनों बहुत परेशान थे। अगले दिन रानो और कोको जग्गू के घर जाते हैं। गौरी तो उन्हें चाय पानी कुछ नहीं पूछती। आ गई तुम? आखिर मैंने सही सोचा था, तुम मुझे मनाने जरूर आओगे। आखिर हम पैसे वाले पक्षी जो ठहरे। बहन जी, हम पैसों के लालची पक्षी नहीं हैं। वो तो हमारे बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? वाह जी वाह, मेरे बेटे में तो कुछ भी बुराई नहीं है, मगर आपकी चंदा में तो बुराई ही बुराई है। मैं उसको कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अब तुम जा सकते हो। गौरी आंटी, मेरी बहन बहुत सुशील है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं सब असलियत जानती हूँ, वो कैसी है। अब मेरा टाइम खराब ना करें, मुझे अपने बेटे के लिए लड़की पक्षी देखने जाना है। जग्गू ने भी हाँ कर दी है, अब तुम जाओ यहाँ से। गौरी उन्हें दरवाजे से बाहर कर दरवाजा लगा देती। बेटी चंदा, वो गौरी तो बहुत बुरी निकली, हमें नहीं करना उस घर में रिश्ता। और आप भी आज के बाद जग्गू से कभी मिलोगी नहीं और ना ही कोई बात करोगी। हाँ दीदी, मैं भी उससे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा। वो शादी करने जा रहा है, आज से हमारा उससे कोई वास्ता नहीं होगा। इस तरह से वो दोनों चंदा को समझाते हैं। फिर एक दिन जग्गू कौवा नदी पर आता है। वहाँ चंदा और कुक्कू बैठे हुए थे। भाई कुक्कू, जग्गू यहीं आ रहा है, चलो हम घर चलते हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ने ही वाले थे, तभी भागकर जग्गू कौवा उन्हें रोक लेता। कुक्कू दोस्त, रुक जाओ, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो चंदा बहन, हम चलते हैं। दोस्त, मैं अपनी माँ से ही बहुत परेशान हूँ और अब तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो क्या चंदा? मुझे यही सजा मिली प्यार करने की। मेरा दोस्त भी लुट गया। जग्गू कौवे की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, वो रोने ही वाला था। जग्गू जी, आप तो लड़की पक्षी देखने जा रहे थे, बात बनी या नहीं? ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सिवा किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता, बल्कि उस दिन आपके घर से जाने के बाद। ध्यान से सुनना माँ, आप मेरी एक बात गांठ बांध ले, मैं शादी करूँगा तो चंदा से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं। मैं भी मर जाऊंगी, मगर उस लड़की पक्षी से तेरी शादी कभी नहीं कराऊंगी। और अगर तूने भाग के शादी की तो मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। तू ध्यान से सुन ले। ठीक है माँ, मैं आज से ही घर छोड़ के जा रहा हूँ और आप जब हमारी शादी को मान जाएंगी, मैं तभी चंदा से शादी करूँगा। अब लौट कर भी उसी दिन आऊँगा। दोस्तों, और मैंने उसी दिन से घर छोड़ दिया। जग्गू दोस्त, अब तुम कहाँ रहते हो? मैं कंपनी में रहता हूँ, रात को वहीं सोता हूँ। जग्गू जी, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो तीनों घर आ जाते और रानो चिड़िया को सारी बातें बताते।
बेटी जग्गू, वो आपकी माँ है, आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, अब तुम उनसे दूर नहीं रह सकते हो। ये सही नहीं है। मेरी मानो तो घर चले जाओ। गौरी का दिल बहुत दुख रहा होगा, समय सब ठीक कर देगा। आप अभी के अभी घर चले जाओ। मम्मा चिड़िया की बात मानकर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता। मेरा बेटा आ गया, मुझे मालूम था तुम मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ये देखो फोटो, मैंने कितनी अच्छी अच्छी कवियों को पसंद किया है, सब तुम्हारे मेल की है। हाँ माँ, मैं आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी मर्जी से शादी करूँगा। मैं अभी भी चंदा से ही प्यार करता हूँ। इतना बोलकर जग्गू कौवा घर के अंदर चला जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब गौरी कभी ज्यादातर उदास रहती, क्योंकि उसका बेटा ना हंसता ना कभी माँ से बातें करता। एक दिन इसी सोच विचार में गौरी कभी रोड से गुजर रही थी। गाड़ी वाला पक्षी पीछे से खूब हॉर्न बजा रहा था। मौसी जी, वो देखें, गाड़ी वाला तेज आ रहा है और वो कभी हट नहीं रही। बेटी चंदा, तुम जल्दी से जाओ और उसको वहाँ से हटाओ, वरना अनहोनी हो जाएगी। फिर चंदा कवि तेज भागकर गौरी कवि को रोड से साइड में लाती और उसकी जान बचाती। बहरी हो गई हो क्या? इतने हॉर्न बजाए, अंधी कहीं की। मरने का इतना ही शौक है तो किसी और गाड़ी से मरो, मेरे आगे क्यों आती हो? गाड़ी वाला पक्षी ऐसे बोलकर चला जाता और चंदा कवि भी वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ चंदा, ऐसे भागकर क्यों आई हो? और वो पक्षी सही सलामत तो है ना? मासी जी, वो कोई और पक्षी नहीं थी, बल्कि जग्गू की माँ गौरी आंटी थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। शाम हो जाती है। जग्गू काम से लौटकर घर आता है। बेटे जग्गू, मुझे माफ करना, मैं तेरी पसंद को नहीं जान पाई। चंदा कव्वी एक अच्छी और समझदार कव्वी है, मैं उसको ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। सच माँ, आप ये क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आता, एक बार फिर से बोलना। हाँ मेरे बेटे, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम तैयारी कर लो, कल ही हम रिश्ता लेकर रानो के घर जाएंगे। जग्गू कौवा तो खुशी के मारे नाच उठता और अगले दिन ही वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते और शादी की बात पक्की कर देते। आज चंदा और जग्गू तो बहुत खुश थे। सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा दी जाती और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते। आपका धन्यवाद।